हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लगते हैं या आपको कुछ भी इससे नॉलेज मिलती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को बिना किसी देरी के। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, वर्ड कहते हैं, वर्ड समूह या फिर वर्डमाला। तो जो लिपि चिन्ह होते हैं उनके जो क्रमबद्ध समूह होते हैं उनको वर्णमाला कहा जाता है। यानी वर्णों के क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। तो दोस्तों, भाषा, हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और उस ध्वनि को अगर हम लिखित रूप दे देते हैं तो उसको कहा जाता है वर्ड। क्या कहा जाता है? वर्ड। और इन वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं? कुल 52 वर्ड होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो ये वाक्य दिया गया है, इसमें हमें विराम चिन्ह बताने हैं। इसमें कहाँ लगेगा? अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो ऑप्शन ए में है अपूर्ण विराम। कौन सा है? ये है अपूर्ण। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण विराम। उसके बाद ये है अर्ध विराम। कौन सा है? अर्ध विराम। ये है अल्प विराम। ये कौन सा है? अल्प विराम। और ये है विवरण विराम, यानी कि विवरण चिन्ह। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? अनिल घर आया। अनिल घर आया के बाद आएगा यहाँ पर अर्ध विराम, अल्प विराम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। कौन सा होता है? समूहवाचक। और एक होता है द्रव्यवाचक। ठीक है दोस्तों, ये 5 होते हैं। लेकिन निजवाचक क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम का प्रकार होता है, सर्वनाम का एक भेद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो हमें यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा बतानी है। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या फिर विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या फिर क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, विशेषण कौन होते हैं? विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आग्नेय एक विशेषण शब्द है जो कि अग्नि, अग्नि जो संज्ञा है उससे विशेषण बनाया गया है आग्नेय। तो दोस्तों, आपने सुना होगा आग्नेय चट्टान। तो इस चट्टान की जो विशेषता बताता है वो क्या है? आग्नेय। तो जो किसी की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। तो क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, वाच्य कहते हैं या फिर कारक कहते हैं। तो क्रिया के जो रूपांतरण को कहा जाता है वाच्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य। कौन सा होता है? कृतवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार होते हैं वाच्य के। अगला प्रश्न है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, या फिर ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं विकारी शब्द। क्या होते हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? अविकारी शब्द। अव्यय क्या होते हैं? ये होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। यानी कि अव्यय किसी भी लिंग, किसी भी लिंग, वचन, लिंग वचन या फिर काल या फिर कारक, इन सभी के द्वारा ये जो अव्यय शब्द होते हैं ये परिवर्तित नहीं होते। क्या नहीं होते? परिवर्तित नहीं होते अव्यय शब्द, इसीलिए ये अविकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? तो इन 4 शब्दों में से एक स्त्रीलिंग नहीं है। रामायण, प्रार्थना, मछली और मकान। तो दोस्तों, रामायण पढ़ी
तो ये स्त्रीलिंग है। मछली तैरी ये भी स्त्रीलिंग है। प्रार्थना की ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन मकान बनाया तो ये क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो मकान है ये होता है पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसमें से एक गलत युग्म दिया गया है, वचन की दृष्टि से बताना है। सर्दी का बहुवचन होता है सर्दियां, ये ठीक है। वहन का बहुवचन होता है बहनें। गुब्बारा का होता है गुब्बारे। और झाड़ी का झाड़ियों होगा, नहीं दोस्तों, झाड़ी का झाड़ियों नहीं होता है, ये होता है झाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका जो बहुवचन होगा वो होगा झाड़ियां। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, बहुवचन रूप होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, या फिर सामान्य भूत है, या फिर आसन्न भूत है? तो सबसे पहले तो दोस्तों गा रहा था यानी कि ये भूतकाल की बात है, तो उसमें भी कौन सा है, तो अपूर्ण भूत है दोस्तों। कार्य जो था वो जारी था उस समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यानी कि कार्य जो प्रारंभ हुआ था वो तो पता है, लेकिन समाप्त हुआ था या नहीं ये नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा होगा, अपूर्ण भूत होगा। अगला प्रश्न है, उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों वाच्य का कौन सा प्रकार है, उससे दौड़ा नहीं जाता? तो दोस्तों जिस वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार आती है, किसके अनुसार, भाव के, न तो कर्ता के और न ही कर्म के, तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, वो भाव के अनुसार आई है। अगला प्रश्न है, परसर्ग। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं या फिर जो शब्दों के मध्य आते हैं। तो दोस्तों परसर्ग क्या होते हैं, परसर्ग या फिर विभक्ति रूप विभक्ति, ये क्या करते हैं, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, तत्सम शब्द तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। तो जो अप्सरा है ये एक तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है, और हमें इसका छत्तीसगढ़ी तद्भव बताना है। अपसरा, आपसरा, अपक्षरा, या फिर अवसरा? तो इसका जो छत्तीसगढ़ी तद्भव होगा वो होगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अप्सरा तत्सम का जो तद्भव है वो है अप्सरा। अगला प्रश्न है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, ये होते हैं शब्दांश। ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द में सबसे आगे लगाए जाते हैं। तो पर, प्रा, परा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पराधीन में उपसर्ग है वो है पर। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा, पर धन आधीन। अगला प्रश्न है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय। तो दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं, ये मूल शब्द में बाद में लगाए जाते हैं, मूल शब्द के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द में इसको जोड़ने से उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, धृत, धृत केंद्रित में धृत है या फिर ता है, अधिकता में ता, इत आ, इत ता, या फिर इत ता? तो दोस्तों केंद्रित में केंद्र धन इत होता है। क्या होता है, केंद्र धन इत, और अधिकता में अधिक धन ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इत और ता इसमें क्या है, प्रत्यय है। अगला प्रश्न है 16, हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पाप का विलोम शब्द बताना है। दान होता है पुण्य, अपाप, या फिर कुपाप? तो जो पाप का विलोम शब्द होता है वो होता है पुण्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में अनग अनग का विलोम है। अनग का विलोम बताना है, निरग, निष्पाप, कृति, या अघि? तो दोस्तों अनग का वैसे तो विलोम शब्द होता है अग। क्या होता है, अग, लेकिन यहाँ पर अघि दिया गया है तो इसको मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। तो किसके लिए होता है, समय के लिए, अवधि के लिए, काल के लिए, या फिर युग के लिए? तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो प्रयोग किया जाएगा शब्द वो होगा अवधि। एक निश्चित अवधि के लिए होता है विधानसभा का चुनाव। अगला प्रश्न है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है सस्य, कुलीन, कांतार, या फिर आभारी?
तो दोस्तों अरण्य, अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये होता है वन का। किसका होता है? वन का। तो इसका भी पर्यायवाची कौन सा होगा? कांतार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे अटवी है, कांतार है, वन है, जंगल है। ये सभी किसके हैं? अरण्य यानी कि वन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? तो मान का क्या अर्थ नहीं है? इज्जत, स्वाभिमान, श्रेष्ठ या फिर सम्मान। तो दोस्तों मान, मान यानी कि इज्जत होता है, इज्जत होता है, सम्मान होता है और अभिमान होता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है? अभय का निडर और उभय का दोनों, निडर या फिर एक, भयभीत या फिर दोनों, दोनों या फिर एक। तो दोस्तों अभय जो निडर होता है, क्या होता है? निडर होता है, और उभय जो दोनों में उपयुक्त होता है। ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। निडर और दोनों इसके क्या हैं? अर्थ हैं। अगला प्रश्न है 22, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो द्विज का मतलब क्या होता है? बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला या फिर पहले जन्म लेने वाला। तो दोस्तों बहुत बोलने वाले का होता है वाचाल। क्या होता है? वाचाल। और दो बार जन्म लेने वाला होता है द्विज। और जो बहुत जानने वाला होता है वो होता है बहुज्ञ। और पहले जन्म लेने वाले को बोलते हैं अग्रज। तो यहाँ पर द्विज, द्विज का मतलब क्या होगा? दो बार जन्म लेने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अज्ञ का अर्थ, अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ जानता है या फिर जिसे जाना न जा सके, जिसके आर पार ना देखा जा सके, या कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों अर्थ का अर्थ, जो अज्ञ का अर्थ होता है वो होता है जो कुछ नहीं जानता। और जो सब कुछ जानता है उसको बोलेंगे विज्ञ। क्या बोलेंगे? विज्ञ। जिसे जाना ना जा सके उसको बोलेंगे ज्ञेय। और जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलेंगे पारदर्शी। उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोला जाएगा उसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? अनुदित, अनुधन उदित, अवनींद्र अवनी प्लस इंद्र, श्रद्धानंद श्रद्धधन आनंद, भूद्वार भूद्वार या फिर भू उद्धार। तो दोस्तों इसमें से एक गलत है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए था श्रद्धा, श्रद्धा धन आनंद, तब बनता श्रद्धानंद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, अव्ययीभाव समास का, तत्पुरुष समास का या फिर द्विगु समास का। तो दोस्तों यथोचित, यथोचित में जो पूर्व पद होता है उसमें क्या होता है? उपसर्ग होता है। वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। या फिर उसमें जो प्रधान होता है, जो पूर्व पद होता है, तो कौन सा है? वो अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, या फिर हमारे देश में आयात निर्यात होता है, हमारा देश को आयात निर्यात काफी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत है, हमारा देश को, ये भी गलत है, और इसमें काफी का प्रयोग नहीं किया गया तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे देश में काफी, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव होता है, उसका उत्पत्ति किसके कारण होता है उसको क्या कहते हैं? अनुभाव, समभाव, संचारी भाव या फिर विभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को कहा जाता है विभाव। और विभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलम्बन और एक होता है उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। अगला प्रश्न है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? तो गण कितने होते हैं? 9, 4, 8 या फिर 16। तो गणों की कुल संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों छंदों, जो वार्णिक छंद होते हैं उनको गिनने की जो तरीका होता है, उनको कैसे गिना जाता है? उनको गणों के माध्यम से गिना जाता है। और गणों की संख्या होती है 8। और इसका एक सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा के द्वारा इसको याद किया जाता है। और गणों की संख्या होती है 8। अगला प्रश्न है 29,
जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार या फिर अंत्यानुप्रास अलंकार। तो दोस्तों जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास होगा। उसके बाद एक ही वर्ण से इसका अंत होता है तो वो होता है अंत्यानुप्रास। क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये दोस्तों सभी अनुप्रास अलंकार के क्या हैं? ये भेद हैं। इसमें 5 भेद होते हैं: वृत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास, सत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। एक और होता है लाटानुप्रास। कौन सा होता है? लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है 30, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? यानी कोई भी शब्द होता है उसके प्रारंभ में कौन सा वर्ड नहीं आ सकता? फ, अड़े या डे या फिर जे। तो दोस्तों वी यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अड़े जो होता है ये होता है उत्क्षिप्त। क्या होता है? ये उत्क्षिप्त है। तो उत्क्षिप्त से कभी भी किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आ सकता अड़े। अड़े और अड़े, ठीक है दोस्तों, ये दोनों उत्क्षिप्त होते हैं, ये कभी भी प्रारंभ में नहीं आ सकते। अगला प्रश्न है गूंगे गूंगे का गुड़ लोकोक्ति का अर्थ है अवर्णनीय दुख, अवर्णनीय सुख, निंदनीय कार्य या फिर मीठा अनुभव। तो जो गूंगे का गुड़ होता है वो होता है अवर्णनीय सुख। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेरी फेरी करना, हेरा फेरी करना, घर पर न होना या फिर कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इस कहीं ठौर ठिकाना न होना। अगला प्रश्न है 33, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो ये रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। अतः यदि शेषम में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरों के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्म योगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह न कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता, वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का न होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। तो प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है?
आत्मविश्वास और सहनशीलता है, अच्छे संस्कार और कर्तव्यनिष्ठता है, आत्मनिर्भरता और आत्मबल है, धैर्य और स्नेह युक्त है। तो दोस्तों आत्मनिर्भरता और आत्मबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 35। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में हैं? तो स्वार्थमय और अस्थिर इसके विलोम शब्द बताने हैं। निस्वार्थी, चंचल, अचल मतलबी, निश्चित परार्थी, निस्वार्थ या फिर गतिहीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वार्थमय उसका विलोम होगा निस्वार्थ और अस्थिर का होगा गतिहीन। अगला प्रश्न है 36। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए लिंग क्रमशः हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, 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 पुल्लिंग। तो जो सफलता है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, और जो कार्य है ये पुल्लिंग है, और आत्मनिर्भरता भी पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और